गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 74, डेट है 27 जनवरी 2022। आज की वर्कशीट भी आपकी सिविक्स की बुक के चैप्टर चुनावी राजनीति से ली गई है। पिछली बार भी आपने इसी चैप्टर से वर्कशीट पढ़ी थी, जिसमें हमने लोकतंत्र, किस चुनाव को हम लोकतांत्रिक कहेंगे के बारे में आपने जाना था। तो आज की वर्कशीट में बेटा हम हमारी चुनाव प्रणाली मतलब भारत में किस प्रकार चुनाव होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। तो बेटा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद नियमित रूप से कराए जाते हैं। 5 साल के बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है। तो बेटा आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि उन चुनाव को लोकतांत्रिक बोलेंगे जहां पर चुनाव नियमित कराए जाते हैं। और तो हमारे यहाँ भारत में भी चुनाव बेटा आप देखेंगे नियमित कराए जाते हैं। और हमारे यहाँ जो कार्यकाल है बेटा वो चुनाव का 5 साल है, जो चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो। तो हमारे यहाँ चुनाव जो होते हैं हर 5 साल के बाद होते हैं, फिर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और वो लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है। फिर नई लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव नए सिरे से कराए जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया बेटा कि कार्यकाल कितना है, 5 साल का है। हमारे यहाँ चुनाव चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, सबका कार्यकाल 5 साल होता है। अब बेटा हम जानते हैं चुनाव के प्रकार। तो बेटा अब आप देखेंगे इसमें आपको 2 प्रकार दे रखे हैं चुनाव के, पर आपके 3 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वह है आम चुनाव, दूसरा जो प्रकार है वह है आपका उपचुनाव, और जो तीसरा जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं मध्यावधि चुनाव। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मध्यावधि चुनाव। तो जानते हैं सबसे पहले आम चुनाव के बारे में। आम चुनाव बेटा क्या होते हैं? जब सभी चुनावी क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं तो उसको हम आम चुनाव बोलते हैं। तो इसमें बेटा समझ लीजिए, हमने अभी ऊपर पढ़ा है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जब उनका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाता है उसके बाद होने वाले चुनाव को हम आम चुनाव बोलते हैं। जब कोई भी विधानसभा, जैसे अगर आप देख रहे हैं अभी हमारे यहाँ 5 राज्य विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं। पंजाब में चुनाव हो रहा है, आपका यूपी में चुनाव हो रहा है, आपका उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है, आपका मणिपुर में चुनाव और गोवा में चुनाव हो रहा है। तो ये 5 जो चुनाव हो रहे हैं ये 5 हमारे राज्य विधानसभा के चुनाव हैं बेटा। और ये 5 की 5 सरकार अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा कर रही है। इन्होंने 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो इन चुनाव को हम बेटा बोलेंगे आम चुनाव, कि ये हमारे यहाँ जो हो रहे हैं अब ये आम चुनाव हो रहे हैं। आम चुनाव को पता हो जाना चाहिए कि जब कोई सरकार अपनी विधानसभा या राज्य विधानसभा की सरकार या लोकसभा की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है तो उसके बाद होने वाले चुनावों को जो एक ही दिन होंगे या छोटे छोटे अंतराल पे होंगे। जैसे आप देखेंगे यूपी में अंतराल पे चुनाव हैं 5 या 6 अंतराल में, बाकी सब जगह एक ही दिन चुनाव है। तो इन चुनावों को हम क्या बोलते हैं? आम चुनाव बोलते हैं। इसके बाद बेटा हमारा आता है उपचुनाव। उपचुनाव क्या होता है? उपचुनाव बेटा जब किसी विधानसभा क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 70 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव हुआ, सरकार चल रही है, तो बीच में किसी का कोई अपने पद से इस्तीफा दे देता है कि मुझे नहीं बनना है विधायक, या कोई किसी कारण से भी, या कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है या जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है, केवल उन्हीं सीटों पे, पूरे दिल्ली में चुनाव नहीं होगा बेटा, सिर्फ केवल उन्हीं 2 सीटों पे चुनाव होगा। तो उस चुनाव को, होने वाले चुनाव को उपचुनाव बोलते हैं, जो कार्यकाल के बीच में होते हैं। मतलब जो 5 साल के बीच में किसी सीट पर, किसी एक सीट पे, 2 सीट पे, कुछ ही सीटों पे चुनाव होते हैं, उनको हम उपचुनाव बोलते हैं। इसके बाद बेटा आपको मैंने बताया तीसरा मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव बेटा क्या होती है? मध्यावधि चुनाव वह चुनाव होता है, ये बेटा अगर कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, मतलब मैंने आपको बताया कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का कार्यकाल होता है किसी भी सरकार का? 5 साल का। कोई अगर विधानसभा की सरकार है या लोकसभा की सरकार है, वह अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाती है और बीच में ही भंग हो जाती है, गिर जाती है, तो उसके बाद जो चुनाव होते हैं उसको हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। ये ज़्यादातर बेटा आपको अगली जब वर्कशीट पढ़ेंगे, गठबंधन जो सरकार होती है उनमें होता है कि जब कोई भी दल बहुमत नहीं पा पाता और वह किसी और दूसरे दल के साथ गठबंधन के साथ सरकार बनाता है, तो उन केस के अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है। ये हम आगे वर्कशीट में जानेंगे।
आगे बेटा हमारा आता है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है बेटा? निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से बेटा हमारे देश का कोई भी प्रतिनिधि करता है। जैसे आपने देखा कि हमारे देश में क्या है बेटा, प्रतिनिधित्व प्रणाली है। जो भी हमारे क्षेत्र से बोलते हैं किसी, या हम सीट भी बोलते हैं, वहाँ से कोई एक व्यक्ति प्रतिनिधि करता है जिसको सभी वहाँ के उस क्षेत्र के लोग वोट डालते हैं। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को हमने क्या करा है बेटा, विभिन्न क्षेत्रों में बांटा है। देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है और इन क्षेत्रों को हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। और किसी भी क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर बेटा हर वोट का समान मूल्य होता है। मतलब सब, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी जाति वर्ण का हो, अमीर हो गरीब हो, सभी का वोट एक वोट एक मूल्य एक समान होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान में यह व्यवस्था प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर होती है। तो चाहे जो भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, अगर आप देखेंगे वो सभी निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादातर जो मतदाता होते हैं, वोट डालने वाले होते हैं, सभी वोटर्स की संख्या लगभग इक्वल रखी जाती है। इसके बाद बेटा हमारा, अब हम जानते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी को कि MP या सांसद किसे कहते हैं, ये MLA विधायक किसे कहते हैं, और ये निगम पार्षद आपका या फिर काउंसलर किसे कहते हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए देश को बेटा 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट गया है। इसमें आप बुक में देखेंगे, अगर बुक में देखेंगे तो इस तरह से इंडिया बना रखा है पूरा, और उसके अंदर से अगर आप देखेंगे छोटे छोटे, जैसे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को छोटे ऐसे हिस्सों में बांटा गया है। तो ये सब क्या है, निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ऐसे कुल अगर आप गिनेंगे इनको बॉक्स को, तो ये टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्र में पूरे देश को बांटा गया है। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को हम संसद या सांसद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MP भी कहते हैं। पर बेटा पूरे देश में जो लोकसभा की सीट है, अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी सीट है, आपको बतानी पड़ेगी 545 सीट है। कुल लोकसभा में 545 सीट है, पर चुनाव किस में होता है, निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 543। जो चुनकर आते हैं, जिनमें चुनाव होता है, वो 543 हैं। 2 को हमारे राष्ट्रपति जी निर्वाचित करते हैं। तो इस प्रकार से कुल सीट होती है हमारी 545। 2 पे इलेक्शन नहीं होता, 2 को बाय राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। इसके बाद बेटा हमारा आता है विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को, ये बेटा जो लोकसभा जो होती है ये पूरे देश की होती है, ये पूरे देश में चुना गया हमारा। पर ये जो विधानसभा होती है प्रत्येक राज्य की, जैसे अभी आप देख रहे हैं यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, राज्य की विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। तो इन सीटों को या निर्वाचन क्षेत्रों को जो वहाँ से चुना जाता है, उस प्रतिनिधि को हम विधायक कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम MLA बोलते हैं, क्योंकि ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, असेंबली का मेंबर होता है। और प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे ये एक सीट है, तो एक सीट के अंदर आप देखेंगे कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो मतलब MP की सीट जो होता है, MP का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उससे छोटा क्षेत्र विधायक का होता है, और विधायक के अंदर भी उससे छोटा क्षेत्र आपका नगर पंचायत का या फिर नगर निगम का होता है, वार्ड्स का होता है, जैसे हम इसमें वार्ड बोलते हैं। तो इसके बाद बेटा आपका आता है पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्येक पंचायत को कई वार्ड्स में बांटा गया है। मैंने बताया वार्ड्स में बांटा गया है, तो ये और छोटे होते हैं जो निर्वाचन क्षेत्रों की तरह होते हैं, और प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है, जिसको हम बेटा बताया मैंने आपको निगम पार्षद या काउंसलर बोलते हैं। तो ये थी बेटा हमारे टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि बेटा इन निर्वाचन क्षेत्रों को ज़्यादातर आम भाषा में सीट कहा जाता है, और क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद बेटा आता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित क्या होते हैं बेटा? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जो रिजर्व होते हैं। रिजर्व जैसे आप रेलवे में जाते हैं तो अपनी सीट रिजर्व कराते हैं ना, तो ऐसे आरक्षित। तो ये बेटा क्यों किए गए हैं? क्योंकि जिससे कि
संसद के अंदर या जो भी विधानसभा बन रही है, जहाँ प्रतिनिधित्व, क्योंकि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसमें बेटा देश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो, तभी देश का विकास हो पाएगा। इसलिए कुछ कमज़ोर वर्ग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाते हैं। उनके पास दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षा, संपर्क नहीं हो सकते हैं। जो प्रभावशाली होते हैं, साधन संपन्न लोग होते हैं, उन्हें चुनाव जीतने से कोई रोक भी चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं ये लोग। यदि ऐसा होता तो हमारी संसद विधानसभा में हमारी जनसंख्या का एक वर्ग की आवाज़ नहीं पहुंच पाती। इसलिए सभी लोगों की आवाज़ पहुंचे, सभी वर्ग की आवाज़ पहुंचे, तो इसके लिए हमारे चुनाव प्रणाली के अंदर क्या किया गया है, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया गया है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए, जो कि SC है, और अनुसूचित जनजाति जो ST है, SC और ST के लिए कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है। वर्तमान में बेटा 84 जो सीट है लोकसभा की, वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई हैं। केवल वहाँ से अनुसूचित जाति का ही बंदा चुनाव लड़ पाएगा, और जो 47 सीट हैं वो केवल बेटा अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। वहाँ से केवल ST से संबंधित व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा। और ये बेटा जो संख्या है ये बदलती रहती है, आपके बुक में कुछ और होगी, क्योंकि अभी ये 1 सितंबर 2019 का आंकड़ा है। जैसे जैसे आबादी की जनसंख्या बढ़ती है, उसी के अनुपात में इनकी सीटें भी घटती बढ़ती रहती है। तो इसे था बेटा हमारा आरक्षित वाला लोकसभा राज्यसभा में। इसी प्रकार से बेटा अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण राज्यों में जो पंचायत है, गांवों के अंदर पंचायत बोलते हैं, और शहरों में उनको हम नगर पालिका या निगम के नाम से जानते हैं। जैसे दिल्ली में हम क्या जानते हैं, नगर निगम। तो यहाँ पर भी कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC वर्ग के लिए भी आरक्षित सीटें हैं। और इसी तरह स्थानीय निकायों के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर आप नगर निगम में देखेंगे तो नगर निगम चुनाव के अंदर 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। अब इसके नीचे आप देखिए कुछ आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है बेटा, आम चुनाव और उपचुनाव किसे कहते हैं? तो बेटा मैंने आपको बता दिया कि हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। 5 साल बाद ये अपने आप भंग हो जाते हैं, इनके कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो नए सिरे से जो चुनाव होते हैं, या तो वो एक ही दिन होते हैं या फिर वो छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन होते हैं, इसको हम आम चुनाव कहते हैं। मतलब जब 5 साल के पश्चात, कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात जो चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का, वो आम चुनाव कहलाएगा। और उपचुनाव क्या होता है बेटा, जब कार्यकाल, किसी सरकार का कार्यकाल चल रहा है और उस कार्यकाल के अंदर किसी सीट पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या किसी सीट पर कोई व्यक्ति अपना इस्तीफा दे देता है, तो उसके खाली हुई सीट को भरने के लिए जहाँ चुनाव कराया जाता है उसे हम उपचुनाव कहते हैं। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, संसद और विधायक से आप क्या समझते हैं? तो बेटा सांसद जिसे हम MP बोलते हैं और विधायक जिसको हम MLA बोलते हैं। मैंने बता दिया आपको मैंने कि जिस तरह से राज्य में विधानसभा होती है उसी तरह पूरे देश की संसद होती है। तो एक लोकसभा क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को हम सांसद कहते हैं, MP बोलते हैं जिसको हम। ये व्यक्ति बेटा अपने क्षेत्र या राष्ट्रीय मुद्दों को संसद में रखते हैं। जबकि जो विधायक होते हैं बेटा वो राज्य सरकार से संबंधित होते हैं किसी, ठीक है। और ये विधायिका के लिए जो चुनावी सीट होती है, निर्वाचन क्षेत्र होता है, वहाँ के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होते हैं और इनको हम विधायक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम MLA बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधायक जो होता है बेटा अपने राज्य का या अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को विधानसभा में रखते हैं। इसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, क्या लोकसभा और राज्य चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण है? तो आपको बेटा बताना है नहीं, लोकसभा में ना ही राज्य चुनावों में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था है। केवल आरक्षण जो है महिलाओं को अभी तक केवल या नगर पालिका या निगम के चुनावों में, पंचायत के चुनावों के अंदर ही मिला है, जो कि 1/3 है। इसके बाद बेटा देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की है? तो बेटा आपको मैंने बताया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर होनी चाहिए, यह व्यवस्था की गई है। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इसको पढ़िए, समझिए और करिए। धन्यवाद।